बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तोशाखाना केस भी आखिर मंतकी अंजाम तक पहुँच गया और साबिका खातून अव्वल समेत इमरान खान बानी PTI पर फ़र्द जुर्म आयद हो गया। 14 साल उनको इस केस में भी सज़ा हो गई है। तो अब होगा क्या? खान साहब नाअहल भी हो गए, सज़ा भी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है, हमारे इदारों और तमाम पॉलिटिशियन हजरात के पास मौजूद होता है। और अक्सर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ भी मिला है पॉलिटिशियंस को। क्या बानी PTI को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बलूचिस्तान से लेकर कराची से लेकर इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियाँ कैसी जा रही हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की जो सर्विसेज हैं उनकी कैंपेन कैसी है। दीगर जो ये अफवाहें अभी भी फिर से सर उठा रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्यों ये बातें की जा रही हैं, इन मनफी बातों के पीछे क्या राज छुपे हैं। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत सैयद सज्जाद अली शाह में ज्वाइन के बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप नौजवान हैं, आपका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। वक्कास अली रिजवी ने मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। वक्कास आपने टाइम दिया। शाह साहब पहले ज़रा बात कर लेते हैं, तोशाखाना भी आ गया तो ये केसेस जल्दी नहीं भुगताए जा रहे, आपको नहीं लगता? देखिए जी, साबिका अदवार में हमने देखा है कि साजिद अदलिया का बड़ा टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि जब VIP प्रोफाइल केस लग जाता है, हाई प्रोफाइल केस लग जाता है, तो बाकी केसेस के अंदर जो है वो बड़ी पेंडिंग आ जाती है। तो ये पहले दफ़ा हमने देखा है कि 12 माह और कुछ दिन के अंदर जो है वो ये मामलात अपने अंजाम को पहुँचे। बहुत तेज़ी से जो है इस पर अमल किया गया और उस पर काम हुआ है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वकला की स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर नहीं थी, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसानात PTI को उठाने पड़े। और अभी भी सूरत हाल ये कि अपील का जो मामला है, अपील में बिल्कुल ये जा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस इतना लेंदी है, क्योंकि अभी आम केस हो गया, क्रिमिनल केस के अंदर जाएगी ये फाइल। तो क्रिमिनल केस की फाइल जो अपने नंबर पे लगती है, और नंबर पे लगने का मकसद ये हुआ कि वो साल बाद लगे, 1.5 साल बाद लगे, एप्लीकेशन तो ज़रूर मूव हो सकती है और उसको एप्लीकेशन को, अपील को जो सबमिट भी किया जा सकता है केस सुनने के लिए, लेकिन इसमें अब बड़ा वक्त दरकार होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अमन अमान की सूरत हाल के साथ बेहतर तरीके से हो गए तो तकरीबन जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, उसका आधा जो है वो गुजरने के बाद जो है वो केस अपील का, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि वो मैच्योर होना शुरू होगा और किसी पॉइंट पे नज़र आ रहा होगा जो आवाम है उसको। इलेक्शन में 8 दिन रह गए और ये फैसले आना PTI के लिए बेहतर साबित नहीं होगा? ये शुरू से ही देखें PTI के लिए गलत साबित हो रहा था, बेहतर साबित नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से इश्तियाल अंगेजियाँ हुई, वो ज़ाहिर कारकुनान में गुस्सा है और आम कारकुन जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। वो सियासी कारकुन है, वो नज़रियाती कारकुन है, वो तहरीकी कारकुन है, तो वो अपने जज्बात का इजहार कर तो जाता है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो पार्टी को इस शक्ल में उठाना पड़ रहा है कि इतवार को जो पिछली गुजरी है उसमें भी एक एहतजाज जो है अपने मंतकी अंजाम को जो है वो शरंगेजी पे फैला, उसमें नुकसान हुआ, सिक्योरिटी इदारे के अफसरान जख्मी हुए, लेडी पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुई। तो मतलब ये एक अजीब माहौल हो गया है। इस वक्त जो है वो सियासी एक्टिविटी पुरतशद्दुद होती जा रही है। नाज़िमाबाद में आपने देखा होगा कि 2 सियासी पार्टियों के तसादुम में जो है एक जान चली गई। तो ये चीज़ें साजिद इलेक्शन के माहौल को ख़राब कर रही हैं, जिसका आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया। KPK में भी आपने देखा होगा कि आज एक ये अहम इजलास जो इलेक्शन कमीशन ने बुलवाया है, किस सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, या क्या आपको लगता है? नहीं, वो हुआ कुछ इस तरह है। उसकी तफसीलात अगर थोड़ी सी आप मुझे वक्त दें कि आज जो वहाँ पे एक फायरिंग के जद में आके एक टारगेट, बल्कि मैं कहूँगा टारगेटेड किलिंग की गई है उसकी कैंडिडेट की जो PTI से ताल्लुक़ रखते थे, ज़ैब। अच्छा। तो वो और उसके अलावा कुछ मसाइल ऐसे नज़र आए। कुछ बलूचिस्तान में 5 अफराद ज़ख्मी हैं, सियासी पार्टी के दफ्तर पे दस्ती बम का हमला हुआ, फिर एक और हमला हुआ, फिर एक सियासी रैली के ऊपर सियासी पार्टी की जो है उस पर हमला किया गया। तो ये तमाम चीज़ें नुक्स अमन की तरफ जा रही हैं। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने, मैं समझता हूँ
कि ठीक टाइम पे बिल्कुल जो है वो अमन अमान की पॉलिसी को चेक करने के लिए इन तमाम लोगों को एक जगह बुलाया, और ये इजलास जो है होना बहुत ज़रूरी भी है ताकि मुकम्मल सूरत हाल वाज़े तौर पे सामने आ सके कि माहौल बलूचिस्तान में और KPK में क्या चल रहा है अमन अमान से। क्योंकि देखें, जाने कीमती हैं और कैंपेन के वक्त जो है वो बहुत बड़ा मोब होता है, रैलियों में या कैंप्स लगे होते हैं, सियासी कैंप्स लगे होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो अगर इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं तो इसमें बड़ा जानी नुकसान का अंदेशा है। तो ये इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ कि बड़े राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया उसने, और ये मीटिंग जो है वो इस वक्त की बड़ी अहम तरीन मीटिंग होगी। इससे माहौल जो है वाज़े तौर पे सामने आएगा। कितने % चांस है कि अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के इलेक्शन कैंसिल हो रहा है? नहीं, मैं तो नहीं देख रहा साजिद इलेक्शन को तात्तुल का शिकार होते हुए, आगे जाते हुए, या बिल्कुल खुदा न खास्ता कोई और इमरजेंसी की सूरत हाल। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ भी जो मेरी नज़र से तो नहीं गुजर रही, ना मुझे समझ आ रही। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नुक्से अमन के तहत जैसे आज 2 हलकों में जो है वो इलेक्शन रोके गए, क्योंकि ज़ाहिर है जब कैंडिडेट की हलाकत या तदफीन या शहादत जो भी हो जाए, मामला ख़राब हो जाए वहाँ पे, तो उस सूरत में वो इलेक्शन उस हलके के रोक दिए जाते हैं। वो पूरा एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, तो उसके तहत वो रोके गए। तो वो अगर ज़ाहिर बाद में फिर वो आएंगे, इलेक्शन दोबारा होगा। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही वाज़े तौर पे बलूचिस्तान की और KPK की जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये वाज़े इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही है कि अगर जल्द से जल्द अमन अमान की सूरत हाल पे काबू ना पाया गया तो इन दोनों सूबों में इलेक्शन कराना जो है वो इंतहाई खतरनाक साबित होगा। उसकी वजह यह है कि वो ज़ाहिर पोलिंग स्टेशंस की तादाद है, आवाम का निकलना है, उनको सिक्योर करना है, तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सरेआम है। इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई गुप्त मुकाम पे जो है वो वोटिंग करा ली जाए, तो ये बड़ा खतरा है। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। मजहबी पार्टियों का और मजहबी रहनुमाओं का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार रहा है। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है एक मजहबी जमात के कैंडिडेट हैं, आप कोरंगी से सूबाई असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वकास अली रिजवी। कितना टर्न आउट होगा आपके हलके में, और TLP ही क्यों आपने ज्वाइन की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, टर्न आउट की जो आपने बात की, पिछले 2018 में जो टर्न आउट हुआ था जिसमें कैंडिडेट जीता था, तो उसकी जो वोटिंग थी तकरीबन 17,000 समथिंग थी। अच्छा, तो इस वक्त जो मैंने बेसिक अपने हलके में जो टारगेट किया है, कम से कम 40,000 वोट पे हम काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 40,000 से अबव हमने वोट कास्ट करने हैं। अच्छा। और इसके हवाले से जो हमारी हिकमत अमली जो चालू है, जो मंशूर क्या है, आप क्या बता रहे हैं लोगों को, कैसे उनकी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं? जी, अब हमारा मंशूर इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। सबसे पहले इस्लाम है हमारे लिए, क्योंकि हम मजहबी जमात हैं। उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका है। इंशाल्लाह जब इस्लाम नाफिज होगा तो अवाम के सारे मसले जो है दीन हल कर देगा। अभी इस्लाम नाफिज है ना, हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं वकास। जी जी बिल्कुल, इस्लाम बिल्कुल नाफिज है, पर क्या ये असम्बलियों पे नाफिज है? नहीं है। असम्बलियों में हम देखते हैं कि अभी आप लास्ट देखेंगे ट्रांसजेंडर असेंबलियों में नहीं है। जी जी, नहीं है ना, नाफिज नहीं है। तो फिर भी आप असेंबली में जाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। असेंबलियों में जाने के लिए ही हम ये जदोजहद कर रहे हैं कि हम असेंबलियों में जाएंगे, दीनदार तबके जब असेंबलियों में जाएंगे और दीनदार कानून पास कराएंगे, और वहां जाके फिर भूल जाएंगे सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। TLP का मंशूर ही नहीं है कि जो है ना वादा तो वैसे हम करते नहीं है, और दीन के मामले में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब तक के आपने बिल्कुल 2017 से जो हमारी पार्टी, एक मैं क्लिप देख रहा था, उसमें एक मजहबी रहनुमा थे, वो कह रहे थे कि जन्नत की टिकटें मौलाना साहब बांट रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब। तो आप लोग भी जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल आपने जो बताई वो मैंने क्लिप भी सुना है कि वो कहते हैं कि आप जो है ना वोट डालेंगे तो जन्नत का टिकट आपको मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात तो एक अरसे से जीतती हुई आ रही है, हुकूमतें भी उनके हाथ में और हुकूमत में बैठे हुए भी हैं, तो उन्होंने ऐसा कोई खास काम नहीं किया। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं आपको वोट क्यों दूं? जी, आप इसलिए हमें वोट दें कि आपने अब तक 75 साल से जो पार्टियां जीतते हमारी सबको आजमा लिया है। कोई वादे तो करते हैं कि पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, रोटी कपड़ा मकान भी देंगे, तो ये सब कुछ बस बातों तक की महदूद होती है। और होता ये है कि वो जो कैंडिडेट भी होता है ना, वो उस इलाके का भी नहीं होता। वो सिंध से उठ के आ जाएगा कराची में, कराची से उठ के जाएगा सिंध में, और उसने जो है जाहिर रिहाइश उसकी वहाँ होती नहीं है। तो वहाँ से फिर जब जीत जाता है तो उसने जो है
अपना घर चेंज कर लेना है, उस इलाके में भटकना तक नहीं है। अभी सिंध में जो जल्द माजी के इलेक्शन में और जो धरने हुए, ट्रैक रिकॉर्ड जो आपकी जमात का है, वो लड़ने में, धरने में, नारों में, रोड ब्लॉक करने में सबसे ज़्यादा आगे है। जान की अमान पाऊँ पहले तो मैं सही कह रहा हूँ? जी, इसका देखें हम निकलते क्यों हैं, निकलने की सबसे बड़ी वजह नामोस रिसालत और ख़त्म नबूवत है। इस पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब कुर्बान है उस पर, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। निकलने से क्या होता है? निकलने से यही है कि हमने पावर शो भी दिखानी होती है, और जो कानून हमारी असम्बली में बैठ के लोग पास कर रहे हैं, कानूनी शक पे हमला कर रहे हैं, तो उनको हमें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मुसलमान अभी जिंदा हैं पाकिस्तान में, आप इस तरह की हरकतें ना करें। आप पर यह भी इल्ज़ाम है सियासी जमातों का कि आपको नशिस्त चाहिए होती है, सीटें चाहिए होती हैं, और आप नाम इस्तेमाल करते हैं दीन का, आप नाम इस्तेमाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये क्यों करते हैं आप सर्विसेज पे बात करें, आप तामीरी बात करें। आप इतनी बड़ी शख्सियात को लेके आप आम आदमी को कहें कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो माज़अल्लाह आप गए दीन से फारिग। हमारे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया था, हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। तो जो जमातें इस वक्त अब तक मौजूद हैं असम्बलियों में, जो अब तक जीतते हुए आई हैं, वो नाफिज करें, हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वो नहीं करते, वो अपने अयाशों में मगन है। अब जितने भी आप असम्बलियों में लोग देखें, शराबी कबाबी जाके बैठे हुए, उन्होंने दीन की बात तो उनको कलमा पढ़ना तक नहीं आता। यहाँ तक कि अभी 5 साल कारकर्दगी में सिंध असम्बली में हमारे मुफ्ती मोहम्मद कासिम फ़कीर साहब, जो कराची के अमीर भी हैं, वो मौजूद थे असम्बली में। मजाले के वो उनका पीपल्स पार्टी का जो है एक जो उनका नुमाइंदा जो कि हिंदू भी है, उसने असम्बली में जो है उसको बोलते हैं कि वो उनका एक हिंदुओं का त्यौहार है लोग रगन वाला, उसको क्या कहते हैं, बसंत, तो वो नहीं कर पाया। वो किस वजह से कि उसको पता है कि मुफ्ती जो है, मुफ्ती कासिम फकरी मौजूद है, ये मुझे करने नहीं देगा। 5 साल वो हर साल वो जो इस कारकर्दगी 5 साल से पहले जो मुफ्ती साहब से पहले थी, उसमें हर साल उसने जो है ना मनाया वो त्यौहार, पर वो इस 5 साल में नहीं, एक साल भी नहीं कर सका। वजह क्या थी? तो आईन असेंबली में माइनॉरिटीज को इजाजत देता है। वकास, आपने आइन पढ़ा होगा, उसमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके त्यौहार इजाजत है, वो अपने त्यौहार मना सकते हैं। तो आप लोग ये क्यों रास्ता अपना रहे हैं? क्या माइनॉरिटीज को हम निकाल दें इस मुल्क से? नहीं, देखें, इकलतिया और माइनॉरिटी ये सब हैं, सबके हुकूक हैं, पर हम ये चाह रहे हैं कि जब इस्लाम के नाम पे ये मुल्क आज़ाद हुआ तो वो इस्लामी कानून कहाँ हैं? क्यों नहीं है वो इस्लामी कानून? जब फ्रांस के एम्बेसडर ने, फ्रांस के जो सदर ने जो आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर जब ये गुस्ताखाना खा के शाया करे, उस वक्त हमारा असम्बली का कानून कहाँ था? इस्लामी कानून। कोई उन्होंने कानून पेश नहीं किया ऐसा कि हुकूमती सतह पे जवाब जाए। होना तो यही था ना कि वजीर आजम ऐलान करता कि जी हम जो है ना आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। शाह साहब, आप एग्रीड करते हैं, नौजवान हैं, आप TLP की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप इनकी बातों से एग्रीड करते हैं, क्या ये दुरुस्त सिमत जा रहे हैं? पाकिस्तान को ऐसे सियासतदानों की, ऐसे मजहबी रहनुमाओं की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ ये करूँगा कि अपनी ज़ाती राय होती है, हर इंसान की सोच होती है। मज़हब और सियासत को एक जगह होना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन अगर मजहबी पार्टी हैं आप, तो फिर मजहबी पार्टी रहें, सियासी पार्टी हैं तो फिर सियासी पार्टी रहें। अच्छा, अब चूंकि इनके ऊपर मजालिम इतने ढाए गए हैं, फैजाबाद धरना आपको याद होगा, आपको और भी पुराने इनके वाक़यात याद होंगे, और इनको खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकालीफ जो उन्होंने सही है इस कानवाई को चलाने में, वो भी आपको याद होंगी। और ये अगर वाबस्ता हैं और सही इन्होंने स्टडी किया है हिस्ट्री ऑफ TLP को, तो ये बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। उसके बाद उनके साहबजादे ने भी ये बेड़ा उठाया और वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं और किस हद तक पाबंदी का शिकार रही है TLP, ये आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। तो इन तमाम चीजों से गुजर के आज अगर इनको ये मौका मिला है कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले हर मजहब की, हर कौम की, हर शख्स की पैरवी इन्हें करनी चाहिए, उसके भले की बात करनी चाहिए। मैं शाह साहब यहाँ रोकूंगा, पहले मैं एक जरा कॉल ले लूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ा बेबाक तजिया देते हैं, ज़ुहैब मंशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा, मुमकिन है उनका राब्ता मुनक़ता हो गया हो। किसी और नंबर से आप अगर प्रोड्यूसर साहब राब्ता करें, अगर मंशा साहब लाइन पे आ जाएं तो उनको। जी शाह साहब, मैं चाहूँगा कंटिन्यू करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखें, जो भी जमहूरी मुल्क है हमारा, जमहूरियत चल रही है और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी खूबी है
कि इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि 5 साल बल्कि 6.5 साल गुजर जाने के बाद एक मौका ऐसा मिला है तमाम सियासी और समाजी रहनुमाओं को कि वो आए और आके आवाम के सामने पेश हों और उनको बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं और पिछले अदवार में क्या हुआ है। कोई नई चीज दें, को मसाइल का हल दें और स्पेस दें, तमाम लोगों को अमन का पैगाम दें, अपने अपने हलकों में जाएं। देखें इस वक्त वोट लेना मुश्किल होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 3 अदवार से यहाँ पे मौजूद थी उसको भी अपने गढ़ के अंदर इंटीरियर सिंध में भी जो है वो सामना हो रहा है, उसको रिएक्शन सामने आ रहा है, रद्द अमल सामने आ रहा है आवाम का। तो ये पब्लिक है, इसको जो है वो आराम से आप इस इलेक्शन में जो है वो कायल नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया के दौर में आवाम ने घर में बैठ के एक बच्चे को भी बड़ा बना दिया है। आज वो भी समझदार हो गया और आज वो भी जानता है कि सियासत क्या चीज है और मसाइल का हल कैसे होना मुमकिन है। और आप देखते हैं कि छोटी सी एक कंप्लेन को जो है वो कितनी जल्दी जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है और फिर उसके लिए आप ये भी देखेंगे हमारे इदारे भी मुतहर्रिक हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे जो है नोटिस ले लिया जाता है। तो अब वो दौर चला गया कि आप छुप के कोई काम करके उसको झूठ बोल के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आवाम जो है उसने ये प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है आपकी शिकायत के लिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव है आवाम। तो मैं तो कहता हूं कि ये बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह ने मौका दिया है इस मुल्क की खिदमत का, शहर की खिदमत का, खासकर कराची जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा तरसा हुआ है। यहाँ के लोगों को जो है वो इतना बड़ा मेगा सिटी शहर है, यहाँ के लोगों को उनके हुकूक आज तक मिले नहीं। ये कुरंगी से इनका खुद ताल्लुक है। आप इनसे पूछिए इनके हल्के में क्या सूरत हाल है, इनके हल्के की गलियों की, सड़कों की, कूचों की, इनके हल्के की सावरेज की, गटर लाइनों की, ये तमाम आपको चीजें बता सकते हैं। इस हद तक नागुफ्ता बा हालात हैं इनके इलाके के अंदर कि ये अगर 5 साल पूरे सर जोड़ के लगे रहें तब भी वो मुकाम पे अपने उसको लाना इतना आसान काम नहीं, इतनी बिगाड़ हुई। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। सीनियर जर्नलिस्ट में ज्वाइन किया है ज़ुहैब मंशा ने। खुशामदीद कहेंगे मंशा साहब। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। ज़ुहैब भाई, गालबन इस वक्त आप वफाक और पंजाब की सर्द हवाओं में मौजूद हैं और ये पीटीआई के लिए काफ़ी गर्म हो गई हैं हवाएं। तो आपको लगता है कि ये जो टाइम था, 1 हफ्ता रह गया आम इंतखाबात में, एक और केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंच गया, तोशा खाना, जो हो रहा है ठीक हो रहा है या कि इसको ऐसा कहें मकाफात अमल? देखिए इससे आप मकाफाते अमल भी कह सकते हैं, जो कुछ माजी में होता रहा, लेकिन आई थिंक जो कुछ हो रहा है इसे आप सही नहीं कह सकते। सही। एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, उसको उस टाइम पे एक साइड पर किया जा रहा है। आई थिंक ये एक इम्तियाजी रवैया जो सामने नजर आ रहा है। मैं इस बात की बिल्कुल नफी नहीं करूंगा कि तोशाखाना के हवाले से यानी उनका कोई रोल नहीं था या उनको जो सजा हुई है वो ठीक है या गलत है, इस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस तरह के फैसला आना यकीनन पीटीआई को बहुत मुतासर भी कर रहा है और इसके इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शन के ऊपर भी बहुत पड़ेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़ुहैब कि आपने कहा जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा, तो जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो क्या सोच रही हैं? 2 सूबों के हालात आपके सामने हैं, क्या वाकई अल्लाह ना करे इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो रहे? देखिए मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा कि मुलतवी हो रहे हैं। इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे और मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इस तरह की जो सूरत हाल पैदा की जा रही है और इससे जो है वो सबसे बड़ा अलमिया देखें ये है कि अगर हम नेशन वाइड सोचेंगे, कंट्री का मुस्तकबिल सोचेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी जो आई थिंक अफसोसनाक बात यह है कि मुकाबला तो होना चाहिए, मैदान लगना चाहिए, मैदान में सारे खिलाड़ी होने चाहिए। एक बड़ा खिलाड़ी या बड़े 3 खिलाड़ियों में से अगर कोई खिलाड़ी नहीं होगा तो आई थिंक उसका जो इलेक्शन और उस इलेक्शन के जो रिजल्ट होगा, नतीजा होगा, वो किस कदर क्रेडिबल होगा, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। एक बड़ा आपसे गहरा सवाल करता हूं, इससे मेरे शो के से ताल्लुक नहीं है, चूंकि आप बड़ा बेबाक तजिया देते हैं। नौजवानों ने देखा कि यही सब कुछ हो रहा था पीएमएलएन के साथ और आज ऐसा ही मिलता जुलता हो रहा है पीटीआई के साथ। क्या 2018 वाली जो प्रैक्टिस थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई थी, बहुत सारे हलकों के रिजल्ट रोक लिए गए थे, ऐसा ही कुछ होगा 24 में? बिल्कुल ऐसा ही है और उससे कहीं ज्यादा बढ़कर होगा। वही देखें, आज तोशाखाना का फैसला हो या इससे पहले जो मियां साहब के हवाले से जो सिर्फ अकामा के ऊपर उन्हें हटाया गया था,
उस वक्त भी एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया और उसके बाद फिर उन्हें नाहिल किया गया और उन्हें इलेक्शन से बाहर किया गया। उस वक्त भी एक बहुत बड़ी ज्यादती थी एक बड़ी सियासी जमात के साथ, और अब वही सब कुछ सेम एज इट इज दोहराया जा रहा है। और अब के बार भी जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इसी तरह जो है वो सजा देकर बिल्कुल ग्राउंड आउट कर दिया गया है और 10 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। तो सेम वो एक तसलसल है जो पहले था। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें कॉमन नजर आएंगी। ऐसा ही है। अच्छा, कुछ दिन पहले वो नोटिस भी एफआईए ने भेजे थे बहुत सारे जर्नलिस्ट को, जिसकी सुप्रीम कोर्ट पे भी उसकी हेयरिंग्स हुई। मार्च तक ये मामला मुलतवी हो गया। साइबर क्राइम सेल की तरफ से वो नोटिस आए थे ज़ुहैब, क्या वो ठीक था सब? बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इस तरह जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करके किसी की जबान को नहीं रोका जा सकता। सहाफी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी क्या लिमिट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा था कि अगर कोई मुझे गाली दे तो फर्क नहीं पड़ता, अगर लेकिन कोई किसी को बुरा भला कहता है तो उस पर जो है वो एक्शन होता है। बहरहाल ओवरऑल बात यह है कि ये जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं इस पर तो अदालत उज़्मा ने भी कह दिया कि वो वापस लिए जाएं, और ये इस वक्त नोटिस जारी करना मेरे ख्याल से किसी को सहाफियों को हरासा करने के मुताबिक है। और अब उम्मीद की जाती है कि आइंदा से कोई इस तरह के कोई भी अदारा हो वो इस तरह नोटिस जारी करने से पहले जरूर सोचेगा और उसे सोचना भी चाहिए। लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि जो नजर आ रहा है ग्राउंड पर, हर आम और हर ज़ी-शऊर आदमी से लेके बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप उससे पूछें कि हुकूमत किसकी आ रही है तो वो कहेगा कि जी नून लीग की हुकूमत आ रही है। तो ये उस तरफ भंगड़े चल रहे हैं। बिलावल साहब ने कहा कि हम भंगड़े नहीं डाल रहे, मकाफात अमल हो सकता है, और वो कह रहे हैं मैं कारकुनान को भी छोड़ दूंगा। ये एक मेरा सवाल है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर चौथी बार साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठ जाते हैं तो फिर इदारों के साथ उनका रवैया कैसा होगा? आपका जो लास्ट वाला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदारों के साथ चौथी बार भी अगर वो बनते हैं तो रवैया ऐसा ही होगा जैसा पहले 3 दफा उनका रहा है। कुछ दिन का वो कहते हैं कि हनीमून पीरियड चलेगा, बट उसके बाद वही कुछ होगा जो कि होता आया है। सेकंड, आप कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वाले से जो लहर है, आई थिंक ये लहर बनाई गई है और ये लहर बनाई जा रही है। अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे, हमने कराची से लेके अभी मैं पंजाब में हूँ, इस्लामाबाद में था, हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर जो एक बड़ा वोट बैंक है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, उसके बाद सब आते हैं, बट एक लहर को बना दिया गया है कि वफाक पंजाब में नून लीग होगी, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी, बट ग्राउंड जो वोट है या ग्राउंड रियलिटी है वो इससे डिफरेंट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मंशा, आपके कीमती वक्त का आपने टाइम दिया जी। शाह साहब, मैं चाहूँगा इसको कंटिन्यू करें। जीतने के बाद अक्सर रवैये चेंज हो जाते हैं ना, फिर वो इदारों में फिर हनीमून पीरियड जिसका ज़ुहैब ने जिक्र किया, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े शुरू, और फिर आपको याद होगा मुझे क्यों निकाला, फिर बानी पीटीआई कहते थे कि ये मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, फिर ये मामला शुरू होंगे। मैं तो ये अभी सुन रहा था अपने सहाफ़ी भाई की गुफ्तगू को, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है ताकि नाजरीन की जो है वो गुफ्तगू हमारी समझ में आ सके। नाजरीन देख रहे हैं तो उनको पता चले हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ के केस में और पीटीआई के बानी के केस में बड़ा फ़र्क है। पहली दफ़ा जमहूरी तारीख के अंदर नो कॉन्फिडेंस तहरीक आई है, पहले कभी भी नहीं आई। यानी नो कॉन्फिडेंस से पहला वजीर आजम हटाया गया पाकिस्तान में, ना कि उसके साथ कोई किसी इदारे की धमकी से गया या खुदा न खास्ता कोई मामला हुआ, एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। प्योरली नो कॉन्फिडेंस की तहरीक चली और उस तहरीक की जद में आके उनकी हुकूमत चली गई। दूसरी बात मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ, और नाज़रीन को भी बताता चलता हूँ कि पहली बार किसी सियासी पार्टी के बानी और एक साबिका वजीर आजम के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक हुआ है, उसके तहत पनिशमेंट हुई है। नवाज शरीफ को देखिए, हम किसी जगह पे किसी सियासी पार्टी को फेवर करने के लिए नहीं बैठे हुए। नवाज शरीफ को जितने भी मामलात हुए हैं, या बेनजीर की साबिका हुकूमत आप देख सकते हैं जो गई, फारूक लगारी का दौर भी आपको याद होगा, तो वो सदारती अहकामात या किसी और वजूहात की बिना पे बीच बीच में हुकूमतें टूटी हैं। वजीर आजम अपनी मयाद पूरी नहीं कर सका, कोई भी जमहूरी दौर का कोई भी नहीं कर सका। तो अब अगर नवाज शरीफ में कहता हूं कि एक समझदार और मंजे हुए सियासतदान है, अब तजर्बे से भरपूर है, उन्होंने
ये चौथा दौर उनका जो है वो आएगा, 3 अदवार वो गुजार चुके हैं, वो माना कि वो तशनगी रह गई, वो आधे आधे रहे, बिल्कुल मानने वाली बात है, पूरी तरह विकेट पे नहीं खेल सके, तो पूरी तरह विकेट पे कोई भी नहीं खेल सका, शिकवा बेकार है कि वो अकेले नहीं मुतासिर हुए, सभी मुतासिर हुए। अब उनका तजर्बा इतना है कि उनको समझना चाहिए कि देखें, तौकीर की मैं यहाँ बात करूंगा कि सबसे पहले तो ये गाली गुफ्तार और एक दूसरे के कपड़े उतारने की सियासत एक तरफ रख दी जाए। इस इलेक्शन को बास हल्के ये भी कह रहे हैं ये खूनी इलेक्शन है, वो क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें मैं भी सेकंड करूंगा इस बात को कि अंदेशा और बहुत है और बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक है। और इस वक्त आपने देखा होगा अभी जो हमें बताया गया है कि हसास तरीन जो पोलिंग्स हैं उनकी तादाद भी कम नहीं है। अच्छा। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी से नबर आजमा है और इंडिया जो है वो अपनी राह को मुकम्मल तौर पे यहाँ लेके चल रहा है और वहाँ से फंडिंग जारी है और बाकायदा तौर पे चाहे वो कोई सी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो, BLA समेत। पशीन साहब की आपने तकरीर सुन ली होगी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। मतलब ये सब क्या हो रहा है, ये हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारे शहरी हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में देखिए छोटी छोटी चीज़ों को उठा के इंडिया बगले में जा रहा है। तो इंडिया को हमसे इतना खौफ है कि वो हमसे मुंह पे आके लड़ नहीं सकता, वो इस टाइप की साजिशें कर रहा है और उसकी वजह से शरपसंद जो है उनको फाइनेंस मिली हुई, उनके रूट्स हो रहे हैं। तो अभी चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन का दौर है, सारे मसरूफ हैं तमाम चीजें देखने में, तो वो इदारों को एंगेज किया हुआ है शरपसंदों ने। तो अब तक ये कार्रवाई काफी हद तक रुकी हुई है, लेकिन अगर जरा भी इसमें गफलत रखी गई तो वाकई ये इलेक्शन जो है वो अजीब व गरीब नुकसान का बाज बन जाएगा। और यही वजह है जो इलेक्शन कमीशन ने कल जो इजलास बुलाया है उसमें यही देखना है कि इंसानी जानों की, कैंडिडेट्स की, आवाम की हिफाजत कैसे रखी जाए, कैसे मामलात होंगे, कैसे अमन अमान को देखा जाएगा। इसी वजह से ये इजलास जो है कल रखा गया। तो अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें सामने आती हैं। हमारे मजीद भी दायरे जो चीजें नहीं सामने थी वो कल आ जाएंगी। कराची में PTI को बड़ी नशिस्तें मिली थी, इस बार आपको लगता है कि अवाम में वही जोश व जज्बा है और PTI इलेक्शन करने में, कैंपेन चलाने में कामयाब हुई है? शायद आपने संडे को जो इन्होंने रैली निकाली थी एक जो 3 तलवार पे जाके खूनी तसादुम बन गई पुलिस के साथ, उस FIR में मैं ये समझता हूँ कि कई सौ वैसे और कई हजार नामालूम बाकायदा तौर पे नॉमिनेट है। अच्छा। कि ये कई हजार नामालूम का मतलब है कि तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब वो FIR मेरे पास मौजूद है। और इसी तरह जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे ये मामलात हुए और FIRें कटी हैं। तो अगर आप मुझे बता दीजिए, जब इलाकाई ओहदेदारान, कैंपेन चलाने वाले लोग, कारकुनान जब ये छुपते फिर रहे होंगे और इनको जो है वो गिरफ्तारी का खौफ पड़ा हुआ होगा, तो अब अभी तक जो है उस सिलसिले में इतवार वाली FIR में मेरा ख्याल है कोई 50-55 गिरफ्तारियां या 70 गिरफ्तारियां, अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा, हुई हैं। जेल चले गए लोग, अभी गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा। तो फिर ये चीजें जो है ना PTI की कमर तोड़ रही हैं। इस वक्त कॉल इमरान जो इनके बानी PTI थे, उन्होंने कॉल ये नहीं दी थी कि आप मुश्तइल हो जाए, उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल जरूर दी थी वहां से। यहाँ ये हुआ कि क़यादत का फुकदान था, जो कारकुनान निकले रैलियां लेके इलाकों से, उनके साथ कारकुनान के साथ उनकी क़यादत जो इलाकाई क़यादत है वो पॉइंट के ऊपर नहीं नजर आई, जिसकी वजह से नज़्म ज़ब्त टूट गया, हमआहंगी नहीं थी। तो जब क़यादत का ये हाल है, जो मुकामी क़यादत है, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्शन में वोटर को ये कैसे निकालेंगे बाहर? तो पूरे पाकिस्तान में ये नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी में शामिल हो सकता है जिसको इंतखाबी निशान मिला हुआ होगा। तो बल्ला चूंकि बैंड है, तो ये आज़ाद कैंडिडेट जीत के भी कहाँ जाएंगे? सवाल तो यहाँ ये पैदा होता है कि अगर गौर से देखा जाए तो इस इलेक्शन में इतना टेक्निकल मामला गड़बड़ हुआ है कि अगर ये आज़ाद कैंडिडेट जो PTI के अम्ब्रेला के नीचे खड़े होते हैं और सपोर्ट लेते हैं अपने बानी की, तो वो जाएंगे कहाँ? बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है वकास, क्योंकि इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। आपका हल्का मुज़फ़्फ़राती कॉलोनी से भरा हुआ है जी। उनके मसाइल के हल के लिए क्या प्लान है आपके पास?
देखें, अगर मैं इस हलके से जीतता हूँ तो इस हलके का मैंने पूरा विज़िट किया है। सबसे पहले पानी और रोड, ये 2 मेन काम है जो इस हलके में ज़रूरी करवाने हैं। पूरा जितनी भी इस इलाके में गलियां हैं, सड़कें हैं, सब टूट फूट का शिकार हैं और कई गलियां जो है हमारी सीवरेज के निज़ाम से बेहाल हैं। तो सबसे पहले इस मंसूबे पे हमने काम करना है, पानी पे और रोडों पे। उसके बाद गैस का आना जाना लगा हुआ है, बिजली का आना जाना लगा, ये बात के काम है। पर सबसे पहले हमने ये 2 कामों पे नज़र करनी है। इंशाल्लाह कैसे इसको करवाएंगे ये आप, किससे करवाएंगे? जैसे हमें बजट मिलता है तो वो हम बजट इस्तेमाल मिलेगा करेंगे। ही नहीं आपको, फिर क्या करेंगे, कैसे करवाएंगे? हम वैसे भी जैसे बजट तो अभी हमारे पास है ही नहीं, हम अभी किसी असेंबली में है नहीं है, तो हम लोग अपनी मदद आपके तहत भी ये सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करवाने में लगे हुए हैं। अच्छा, हमारा एक वेलफेयर का इदारा है जो कि अपने तहत आपके अपने पैसों से ही ये काम करवाता है। जी ना करें जी, ये तो हुकूमतों के करने के काम है। ये अपना काम हम खुद अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं और हम ये पावर भी करते हैं ये इदारों को जो हमारे अपना गवर्नमेंट के इदारे जो भी बल्दियात वाले इदारे हैं, इनमें हम अपने खुद लेटर पेड पे जो है दरखास्तें भी लगाते हैं, कौन उनको सा इदारा पाबंद है भी करते आपका? हैं। कौन सा इदारा है वो? हमारा वेलफेयर का इदारा है लब्बैक वेलफेयर, अच्छा, जो कि पूरे कराची में है। हम इसका हमारा एक बाकायदा यूसी भी जिम्मेदार जो एक वेलफेयर का जिम्मेदार होता है, इसी तरह हमारा पीएस में भी है, इसी तरह जिले में भी है। तो ये तमाम हमारी एक टीम तैनात है। उसको फंड कहाँ से आते हैं? वो फंड ये ऐसे ही हम लोग अपने आप मदद आपके तहत जमा करते हैं इसको। आपका जरिया मुआश क्या है? आप कैसे सूबाई असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? मेरा जरिया माश एक जॉब है जो मैं कर रहा हूँ, अभी ऑन ड्यूटी हूँ, सुबह ड्यूटी पर जाता हूँ और रात को आके कैंपेन चलाता हूँ। और दूसरा मेरा एक छोटा सा बिजनेस है डेकोरेशन का, तो उससे मेरा जरिया माशाल्लाह इन्हीं से मैं। उससे सियासी कैंपेन कैसे चलाएंगे आप? लोगों को मोबिलाइज कैसे करेंगे? रैलियां कैसे निकलवाएंगे? निकलनी है, ऐसी निकलनी है हमारी। अच्छा जी, आप अगर सर्वे करें आगे हमारे इलाकों में तो इसी तरह आपको पता है कि हमारे पास कारकुनान बहुत है। हमारे पास कारकुनान बहुत है, हमने एक ग्रुप में बस मैसेज करना है, हमारे कायदे ने बता दिया 100 रुपए का पैकेज कराता है हमारा मलंग, और यूं जो है ना पूरे मुल्क में जो है ना वो मैसेज वायरल होता है, आवाम हमारी निकल आती है। अच्छा जी, साद रिजवी साहब ने बता दिया, वो मलंग हमारे ऐसे है कि 100 रुपए के पैकेज से पूरा नेटवर्क जो है ना हमारा हिला देते हैं, क्योंकि हमें न्यूज़ कवरेज इतनी मिलती नहीं है। अभी 8 फेब को फिर सड़कें आप लोग ब्लॉक करेंगे और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके कारकुनों को नचनी नाच नचाएंगे, कूटेंगे, पकड़ के डालेंगे गाड़ियों में, ऐसा कोई प्लान किया है आप लोगों ने? नहीं, ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है। 8 फरवरी को इलेक्शन का रिजल्ट हमें जो कि हमें बताया कि वो 9 फरवरी को मिलेगा, हम उसका इंतजार करेंगे रिजल्ट का। उसके बाद पंगा डालेंगे? जी, उसके बाद जो हमारी क़यादत हमें, उसके बाद हम सड़कों पे बैठेंगे, नहीं सड़कें ब्लॉक करेंगे और कहेंगे कि रिजल्ट हमारे हक में दो, वरना हम बैठे हैं नहीं, नहीं। हमारी क़यादत जो फैसला करेगी उस पर हम कारबंद होंगे। नहीं तो आपकी इन सड़कें ब्लॉक करने से मरीजों से लेकर आम शहरियों से लेके स्कूल के बच्चों से लेके कॉलेज के तलबा जो परेशान होते हैं, इसका भी तो अपने कायदीन से कोई हल निकलवाएं ना। मरीजों की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मरीज हमारा कोई भी जो है ना नहीं फंसता। जैसे ही आप देखें कोई एम्बुलेंस आती है या कोई गाड़ी आती है मरीजों की, हम फौरन उसको जगह देते हैं। हमारी पूरी बड़ी क़यादत, लाहौर मरकज़ की क़यादत भी, अगर आप देखें कि रैलियाँ चल रही होती हैं और साइड से देखें आप, जो एम्बुलेंस है उसको रास्ता दिया जाता है बाकायदा, वो एम्बुलेंस को रास्ता हमारी सिक्योरिटी इदारे आप लोगों ने प्लान तो देते किया हैं। होगा ना, लेट सपोज आप हार जाते हैं, फिर क्या करेंगे? मरकज़ जो हमें हिदायत देगा उस पर हम अमल करेंगे। जैसा कि मरकज़ जो भी हमें जो भी प्लान दे वो मरकज़ जाने, अभी हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं है। जी, खुली बात है, मरकज़ जो हमें हिदायत देगा उस पर हम अमल करेंगे। अगर वो दहशतगर्दी की तरफ हम जाते नहीं, ना ही हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। दहशतगर्दी हमारा कोई एजेंडा नहीं है ऐसा कि हम दहशतगर्दी की तरफ जाएं या मुल्की साख को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इतने हमारे पर क्रैकडाउन है, हमने कोई ऐसा दीगर अमल नहीं किया। पार्टियां कहती हैं कि ये लब्बैक वाले लब्बैक लब्बैक के नारे लगा के हमें डराते हैं। आप भी लगाएं, हमने किसको मना करा? लब्बैक के नारा यानी कि या रसूलल्लाह मैं हाजिर, मेरे औलाद हाजिर, मेरी जान हाजिर, आप भी लगाएं, आप भी हमारे साथ मिल के लगाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। तो एक माज निशिस्त जीतने के लिए, एक सूबाई की सीट जीतने के लिए आप रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं? ये तो हमारा नारा है, क्योंकि हम दीनी जमाते हैं, हमारे पास तकरीबन जो नारे हैं वो दीनी नारे हैं, तो इस पे हमें कोई मतलब कैसे कहे कि वकास जिंदाबाद, आपके जो कायदीन है वो जिंदाबाद, वो लगाए ना? नहीं, ये तो शख्सी नारा तो हमारे कायदे ने हमें दिया ही नहीं ना। अच्छा, हमारे कायदे तो कहते हैं बात तो मालिकों की होती है, नौकरों की नहीं होती, हम तो नौकर हैं। हमारे कायदे तो हमें खुद फरमा दिया कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का भोगे शोर मचाए, तो जिक्र जो है वो मालिक का होगा, नौकरों का नहीं होगा। तो हमने मालिकों का काम करना है, मालिकों के नारे लगाने हैं, कुत्तों के नारे नहीं लगाने हमने। अच्छा ठीक है, चुप आगे आपका पॉइंट। शाह साहब लास्ट में मुझे बताइएगा, बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनी काला मुंतकिल और इमरान खान की रिहाइश का सब जेल करार।
देखिए ये बड़ी अभी ब्रेकिंग आपने दी है और ये बड़ी अच्छी ब्रेकिंग है और मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त पीटीआई के तमाम कारकुनान को सोचना चाहिए जो सुबह से यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पे नेगेटिव एक्टिविटी दिखा रहे थे कि खातून को जो है वो इस तरह जेल में बंद कर दिया गया जबकि वो खुद गई थी। तो ये एक बड़ा फ्लेक्सिबल काम किया गया इस वक्त कि उनको उनके घर में बनीगाला में नजरबंद किया गया। तो ये तो मैं कहता हूँ कम से कम उनकी सेफ्टी भी है, इज्जत की बात भी है। साबिका खातून अव्वल है वो, और ठीक है सजा हो जाना अपनी जगह है, लेकिन अगर घर को उन्होंने सब जेल करार दिया है तो ये हुकूमत की जानिब से बड़ी फेवर तो ये जो स्टेटस है साबिका खातून अव्वल का जो एक स्टेटस है, तो क्या ये जुर्म से बालातर है? नहीं, जुर्म से वाला सजा तो हो गई उनको, सजा के ऊपर कोई बहस नहीं है। तो जेल भी तो जा सकती है ना, बिल्कुल। तो ये सब जेल है ना। लेकिन देखे ना, बात ये है कि जो प्रोटोकॉल बानी पीटीआई को मिल रहा है वो साबिका प्राइम मिनिस्टर के हवाले से मिल रहा है। अब सुबह से कुछ उनके अगेंस्ट जो यूट्यूबर हैं वो भी चिल्ला रहे हैं कि उनको जी वो इस्त्री करने पे लगा दिया जाएगा, बाल काटने पे लगा दिया जाएगा, कैद बहुमुशक्कत है। तो ऐसा नहीं है, जिनको जो अफोर्डेबल होता है वो अपना मुशक्कत ही हायर कर लेता है। तो ये तो लॉ है जेल का, वो हायर करेगा, मुशक्कत उनकी जगह वो करेगा, वो कोई इशू नहीं है। दूसरा, उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर का जो है वो प्रोटोकॉल तो मिलेगा। तो अगर इनको जो है ये सेफ्टी दी गई बीइंग अ खातून, कितने % चांस है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं ना 1 लाख से ये केस उड़ा दे सारे? देखिए ये मामला तो 1 लाख वाला है ही नहीं, छोटी सजा होती है अगर 3 साल तक की, तो मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ इस पे मामला होते। 10 साल और 14 साल की कैदों के ऊपर बहुत सोचना पड़ता है और ये काफी टाइम इसमें लग जाएगा। और इसीलिए बुशरा बीबी को जो है वहां मुंतकिल किया गया, उनके रिहाइशगाह को जो है वो सब जेल करार दिया गया कि काफी लंबा मामला था। देखें पैनिक भी हो जाती है और इस वक्त कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो वो एक पुरसुकून माहौल में हो जाए तो बेहतर है। अदलिया का ये फैसला और हुकूमत का अगर ये फैसला, जिसका भी ये बहुत खूबसूरत फैसला है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।